नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शाह स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बीपीएससी क्लास 6 to 8 के एसएसटी का हिस्ट्री सेगमेंट को डिस्कस किया गया। हिस्ट्री सेगमेंट में कुल 40 क्वेश्चन है। इन्हीं 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही ये भी बता दूं कि सभी आंसर की बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखिए एक बात और भी बता दूं मैं कि ये वीडियो जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है वो तो अपना चेक कर ही लेंगे, आंसर इससे मिला लेंगे। साथ ही साथ जो वो छात्र जो आने वाले हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम जिसमें वो एसएसटी से दे रहे हैं एग्ज़ाम, या फिर कोई अन्य संस्थान जैसे कि ईएमआईएस का एग्ज़ाम भी अभी होने को है, या फिर केबीएस या एनबीएस का एग्ज़ाम, उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि टीसीएस का सवाल है, ये बीपीएससी का सवाल है और बीपीएससी का लेवल जो है वो टफ़ होता है। तो केवीएस और एनवीएस वाले बिल्कुल भी ना समझिए कि मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी करने की ज़रूरत है। पीसीएस का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिसमें अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? देखिए मित्रों, सबसे पहले पुर्तगाल एवं स्पेन थे। पुर्तगाल एवं स्पेन के राजाओं ने नाविकों को तरह तरह के इंसेंटिव दिए ताकि वो बाहर जाकर के बाहरी दुनिया में खोज कर सके, दरअसल रास्तों का खोज कर सके, रूट का खोज कर सके उन देशों तक पहुंचने के लिए, ताकि उनका औपनिवेशीकरण किया जा सके। दूसरा सवाल है, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का जो परंपरागत मत था वो आर्थिक कारण तो था ही, ताकि उनका क्या किया जाए, एक्सप्लॉइट किया जा सके। नए क्षेत्रों की खोज भी थी और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो बिल्कुल था ही। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, आगे चलते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना अमेरिकी क्रांति से जुड़ी थी जो 1773 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी? अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा थॉमस जेफरसन ने लिखी थी। ठीक, अगला देखते हैं, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी रूसो थे, मॉन्टेस्क्यू भी थे, वोल्टेयर भी थे। अर्थात क्या हो गया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिएगा, एक से अधिक उपयुक्त में से जो है वो काफ़ी अधिक है, तो इसीलिए इसका जो ट्रिकी है, ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा अधिक जानकारी चाहिए। इसके लिए सिर्फ रट लेने से फैक्ट को नहीं होगा, इसमें थोड़ा विस्तार नॉलेज की ज़रूरत भी है। अगला सवाल देखते हैं, ग्रेट डिप्रेशन महामंदी की बात हो रही है, का काल था। ग्रेट डिप्रेशन का काल क्या था? ये ग्रेट डिप्रेशन का काल आर्थिक समस्या था। ये कब से कब तक, 1929 से 41 तक, बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 तक था ये। अमेरिका में महामंदी, और केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरे विश्व को इसने अपने चपेटे में ले लिया था। ठीक है, तो आर्थिक समस्या से ये जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? तो कान्हू थे। सीधा एनसीईआरटी से सवाल पूछा गया ये। अगला, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? सफाहर आंदोलन जो है ये संथालों से संबंधित था। ठीक है, भागीरथ मांझी सफाहर आंदोलन संथालों से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। ब्रिटिश हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या क्या कारण था? मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, जी हाँ बिल्कुल था। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, हाँ ये भी थी, क्योंकि दमनकारी नीतियों के कारण क्या हो रहा था, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो रहा था अपने देश में। और अगला है, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, जी हाँ इसी से तो वो क्या कर रहे थे कि रिवर्स कर रहे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को रिवर्स कर रहे थे। यहाँ पे ज़्यादा टैक्सेशन कर दे रहे थे, वहाँ टैक्स फ्री था, ब्रिटेन का माल भारत में आ रहा था, सस्ते कीमतों पर उपलब्ध हो रहा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, अब 10वां सवाल ये रहा। 10वां सवाल है, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, तीनों ही थे, यानी कि ऑप्शन हो गया डी। देख रहे हैं, ऑप्शन डी पे बहुत सारे सवाल है, अर्थात आपको सभी ऑप्शन को जानना होगा।
अच्छा, अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रिल थीसिस कहलाती है, क्या है? लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रिल थीसिस कहलाती है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होनी चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरित होना चाहिए, सही। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जी हाँ सही। अर्थात तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं 12 नंबर। निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है? संपत्ति का अधिकार, विधिक समानता, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। जी हाँ सभी थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेपोलियन कोड बहुत फेमस कोड है, जिसमें उसने फ्रांस में हो रहे तरह तरह से एक्सप्लॉइटेशन को उजागर करके कुछ सुधार किया था, है ना। जैसे कि जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति होना चाहिए, इस तरह की बातें। क्योंकि वो उस समय फ्रांस में क्या था, सामंत का बेटा ही आगे बढ़ता था, वो एक तरह से वो भी कास्ट सिस्टम पे ही आधारित था। तो इसीलिए इन सभी भेदभाव को दूर करने के लिए नेपोलियन कोड में ये बातें थी, विधिक समता हो, संपत्ति का अधिकार हो, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिल्ली चलो को अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया? सिंगापुर से किया था। कहाँ से? सिंगापुर से। अगला सवाल, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? किस कांग्रेस सत्र में? नागपुर में लिया गया था, ऑप्शन ए। 15 नंबर सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? एकमात्र सत्र जिसका महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव 1924, ठीक। 16 नंबर सवाल है, गांधी का प्रसिद्ध दांडी यात्रा का कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, ठीक। अगला सवाल, देखिए जो एकदम फैक्ट है उसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो वीडियो ठीक नहीं लगता है। और ये बहुत बेसिक सवाल है, मुझे उम्मीद क्या है, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से जितने भी एग्ज़ाम दिया है उन्होंने ये तो किया ही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व? जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बिहार के बहुत बड़े नेता जिन्होंने 1857 में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। फ्रीडम फाइटर है कुंवर सिंह। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी, ठीक। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात को सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आजकल देखते होंगे हर नारे में होता है भाषा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमारा जन्मसिद्ध, यही लगा लगा के जो है इसको प्रभाव बना दिया जाता है ना। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला सवाल है, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? बाबा रामचंद्र दास ने। किसने की थी? बाबा रामचंद्र दास ने। आगे देखते हैं 22 नंबर, आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी। 22 नंबर सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी कि नॉर्थ वेस्ट, अनडिवाइडेड भारत की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नायक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी भी जिन्हें कहा जाता है, ठीक। कौन सा स्थान खाजा नमक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? ये सिलाव है, खाजा नमक मिष्ठान के लिए सिलाव प्रसिद्ध है, ठीक। अगला सवाल, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। भागलपुर क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक, यानी कि ऑप्शन ए। 25 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर, जी हाँ। केला के लिए हाजीपुर है, ये गलत हो गया। मखाना मधुबनी सही, यानी कि क्या हो गया? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। ये गलत की बहुत ज़्यादा, क्योंकि मखाना दरभंगा मधुबनी इस तरफ बहुत होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, लीची मुजफ्फरपुर, मखाना मधुबनी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, कहाँ से सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? छपाई तकनीक चीन में, प्रिंटिंग पेपर, नोट, लिखने की कला सब चीन में विकसित हुआ था ये सब। 26 का ए। आगे देखते हैं 27 नंबर, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद ने की थी। किसने की थी? सेठ हुकुमचंद। आगे देखते हैं, होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस क्या है?
होम चार्जेस भारत की बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ब्रिटिश अधिकारियों के व्यक्तिगत संपत्ति वेतन, जी हाँ बिल्कुल है ये, यानी कि भारत से पैसे ये अपने होम चार्जेस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, जी हाँ ये भी था। यानी क्या हो गया ऑप्शन डी, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अब देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल क्या है। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग का चित्र तैयार किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, अभी भी विक्टोरिया मेमोरियल में रखा हुआ है। भारत माता की पेंटिंग रविंद्रनाथ टैगोर। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? मेजिनी ने की थी। यंग इटली, मेजिनी। यंग बंगाल, हेनरी डिरोजियो। अगला सवाल है 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत के कौन प्रबल विरोधी थे? देखिए बीपीएससी ने इसको चित्तरंजन दास माना है, ठीक, प्रबल विरोधी थे, स्ट्रॉन्गेस्ट थे, उनको उनकी आवाज़ बहुत प्रबल थी उस समय 1920 में, ठीक है। तो कौन हो गया? चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी। 32वां सवाल है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए इसमें बहुत कोई भगत सिंह भी लगाए होंगे, हालांकि उनका भी एक स्टेटमेंट था, लेकिन राष्ट्रीय सरकार की स्थापना ये बात जब जुड़ जाती है तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाता है, ठीक। 33 नंबर सवाल है, राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया, ये केलांग ब्रेंट पैक्ट में कहा गया था, ठीक, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल 34 नंबर, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कार्डिक शब्द किसे इंगित करता है? कार्डिक शब्द देखिए उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है उसे कार्डिक शब्द जो है से इंगित किया जाता है, ठीक, यानी ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 35 नंबर सवाल, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ये किसने लिखा था? ये लिखा था डेविड हार्डीमैन द्वारा। और ये पूरी एनसीईआरटी के सवाल है, साफ वहीं पे लिखा हुआ है। गांधी एंड हिज टाइम एंड आवर्स डेविड हार्डीमैन, ठीक है, डेविड हार्डीमैन। अगला सवाल है 36 नंबर, यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय है? फैक्ट है एकदम, 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है, ठीक। अगला सवाल देखिए 37 नंबर सवाल, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता, जी हाँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो मुख्य उद्देश्य था ही। विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, जी हाँ ये भी था। द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, जी हाँ ये भी था। इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी। अर्थात उत्तर क्या हो गया? डी हो गया ऑटोमेटिकली, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। अब देखिए 38 नंबर सवाल क्या है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1948 में हुई थी। कहते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं कि चीन हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ और हमसे आगे बहुत निकल गया। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर सवाल, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई? औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में देखिए मित्रों, ये कृषि क्रांति तो था ही, बिना कृषि क्रांति के औद्योगिक क्रांति हो ही नहीं सकती, ठीक। और ये औद्योगिक क्रांति बात हो रही है विश्व इतिहास से, यानी कि जो इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति सबसे पहले, उसमें कृषि क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। भले ही भारत में औद्योगिक कृषि क्रांति कब हुई? 66 के बाद से, ठीक। पूंजी एवं नई प्रौद्योगिकी, बिना पूंजी की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। व्यापार प्रतिबंधों को समाप्ति, जी अब पूरा आधा विश्व ही जब इंग्लैंड के हाथों में था तो व्यापार प्रतिबंध को तो अपने अनुसार चलाएंगे, तो समाप्त करके ही आगे बढ़ा जा सकता है प्रतिबंधों को, ठीक। तो उत्तर क्या हो गया ऑटोमेटिकली? उपयुक्त में से एक से अधिक। 40 नंबर सवाल है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? ये नगेंद्र सिंह थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, ठीक। तो ये रहा 40 क्वेश्चन का आंसर हिस्ट्री का। इसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। सभी आप मिला लिए होंगे, कितना सही है कितना गलत है। आगे आने वाला जिसका परीक्षा है वो भी देख लें। क्यों? क्योंकि आधार क्या होता है किसी भी परीक्षा का, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।